गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर यानी बीएड प्रथम वर्ष। बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज, यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सोशल डिप्रिवेशन यानी सामाजिक वंचन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्राचीन भारत में सामाजिक वंचन अप्राप्त था। समाज में व्यक्ति को अपने वर्ग के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मणों को धर्म कर्म की शिक्षा दी जाती थी और जो क्षत्रिय होते थे उन्हें युद्ध विद्या की शिक्षा दी जाती थी तथा राजनीति की भी शिक्षा क्षत्रियों को दी जाती थी। जो वैश्य लोग थे उन लोगों को वाणिज्य और कृषि विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। इसी प्रकार जो शूद्र लोग थे उनको विविध साधारण कलाओं और हस्त कार्य की शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार किसी भी रूप में किसी भी जाति का शोषण या पिछड़ापन तथा वर्ण व्यवस्था के कारण किसी भी प्रकार का भेदभाव उस काल में नहीं मिलता है। प्राचीन काल में अंतर्जातीय विवाह भी सुलभ थे। शिक्षा व्यवस्था पदों के संबंध में कोई जातिगत भेदभाव नहीं था। स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त था। बौद्ध काल जब शुरू हुआ तो बौद्ध काल में महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के चारों जातियों के व्यक्तियों को स्थान दिया। इस काल में इन्होंने धार्मिक, सांसारिक, दार्शनिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता था। इस शिक्षा को न केवल बौद्ध धर्मावलंबी ही प्राप्त करने के अधिकारी थे बल्कि बौद्ध शिक्षा संस्थाओं में भी सभी जातियों, पदों और वर्गों के व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। केवल चांडालों का प्रवेश वर्जित था। भारत की इस सभ्यता और संस्कृति का पतन विदेशी आक्रमणों के उपरांत शुरू हुआ जिसने भारत की इस व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। सारी स्वतंत्रता समाप्त हो गई और समाज जकड़ दिया गया। आने वाली पीढ़ियां अशिक्षित निकम्मी निकलने लगी। वर्ण व्यवस्था रूढ़ी बन गई। शूद्रों को दुत्कारा जाने लगा। भेदभाव और छुआछूत भी पनपने लगे। मुस्लिम काल आने पर क्या हुआ? मुस्लिम काल में भारत की आर्थिक उन्नति संपन्नता से आकर्षित होकर मुसलमानों ने भारत पर अपने आक्रमण कर दिए। धार्मिक कट्टरता के कारण अनेक शिक्षा केंद्रों को नष्ट कर दिया गया। मोहम्मद गौरी, दास वंश के शासकों द्वारा और खिलजी वंश के शासकों ने मकतब और मदरसों का निर्माण करके मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। तुगलक वंश में शिक्षा की तीव्र गति से विकास हुआ। सैयद और लोदी वंश के शासकों ने सिकंदर लोदी ने शिक्षा की दिशा में कार्य किए। उसने अपने राज्य के सभी भागों में मदरसों की स्थापना की। इससे में जाति और धर्म का भेदभाव किए बिना सभी वर्गों को छात्र विद्या अर्जन कर सकते थे। इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। मुगल शासकों ने शिक्षा के लिए अनेक मकतब और मदरसों की स्थापना की। मुस्लिम काल में भी सभी जातियों के व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इस काल में हिंदुओं की शिक्षा की उपेक्षा भी की गई। केवल उच्च वर्ग के बालक ही शिक्षा ग्रहण कर पाते थे। फलस्वरूप जनसाधारण के बालक इससे लाभान्वित न हो सके। भक्ति आंदोलन में अपृष्ट जातियों के उत्थान के लिए सामाजिक चेतना का जन्म हजारों वर्ष पूर्व इस देश में हो गया था। प्रगतिशील साधु, संत, सन्यासी, फकीर मानव जाति में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं मानते थे। उन्होंने अस्पृश्य जातियों से समान स्तर दिलाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया।
और अपनी वाणी में समाज में घूम घूम कर ये प्रचार किया कि सभी जाति या वर्ग के व्यक्ति समान हैं। ईश्वर ने सभी को समान रूप से बनाया है। इस समाज के रूढ़िवादी व्यक्तियों ने व्यक्ति को छोटा या बड़ा अपने स्वार्थ के लिए बनाया है। संपूर्ण भक्ति आंदोलन इस तथ्य का साक्षी है। भक्ति संप्रदाय के साधु संतों, फकीरों और सूफियों ने जाति और धर्म के विभेदीकरण की नीति की कटु आलोचना की और प्रत्येक व्यक्ति को समान माना। धर्म के उन सिद्धांतों का खंडन किया जो व्यक्ति में भेद करते हैं। जाति और धर्म के आधार पर कुछ को बड़ा कहना और कुछ को छोटा कहना सर्वदा अनुचित है। सिद्धों और नाथों की परंपराओं ने अस्पृश्य जातियों से जुड़े हुए सामाजिक, धार्मिक अंधविश्वासों पर प्रहार किया और सवर्णों की आलोचना की। सिद्धों और नाथ संप्रदाय के चिंतकों और संतों ने हिंदू धर्म और पुरोहितवाद की कटु आलोचना भी की। इस संप्रदाय का सबसे प्रमुख स्वर जातिवाद का विरोधी था। ये अस्पृश्यता की भावना को जड़ मूल से समाप्त करना चाहते थे। इस कार्य के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दिया। अध्ययन करने से कोई ब्राह्मण होता है तो चांडालों को भी वेद अध्ययन करके ब्राह्मण क्यों नहीं बनने दिया जाए। वेदों का विरोध करते हुए लिखा गया कि पाठ सिद्ध न होने से वेदों की प्रामाणिकता असिद्ध है। वे परमार्थ नहीं हैं क्योंकि उनमें शून्य भी शिक्षा नहीं है, इसलिए उन्हें व्यर्थ की बकवास समझना चाहिए। यदि अग्नि में घृत डालने से ही मुक्ति मिलती है तो फिर यज्ञादि सबको क्यों नहीं करने दिए जाते हैं जिससे सबके सब मुक्त हो जाएं। यज्ञ करने से चाहे मुक्ति प्राप्त होती हो किंतु धुआं लगने से नेत्रों को पीड़ा ही पहुंचती है। इस प्रकार सिख समुदाय ने भी प्रचलित रूढ़ियों का डटकर विरोध किया क्योंकि ये रूढ़ियां ही जातिवाद और अस्पृश्यता की आधार हैं। इन्हीं रूढ़ियों पर जातिवाद को पनपाया गया और अब ये ऐसा रोग बन गया है कि भारत को ही खाए जा रहा है। 16वीं शताब्दी में सामाजिक आंदोलनों की कुछ चिंगारियां दिखलाई पड़ती हैं। इनमें सबसे बड़े और महान संत कबीर थे। इन्होंने जातिवाद, अंधविश्वास, अस्पृश्यता, रूढ़िवाद, धार्मिक कट्टरता की कड़ी आलोचना की। उन्होंने अपने युग में एक ऐसी सामाजिक चेतना को जन्म दिया जिसमें सुधारक की तीव्रता और तत्परता दिखाई पड़ती थी। उनमें भारी असंतोष और क्षोभ निहित था। बिखरे हुए समाज को एकता में बांधने के लिए कुरूप और स्वरूप में परिणत करने के लिए कबीर ने प्रखर संकेत किए हैं। संपूर्ण भक्ति आंदोलन जन जागरण आंदोलन के समय उभर कर सामने आता है, जिसने धार्मिक आडंबरों, जातिवाद, अस्पृश्यता की भावना को जी भर कर पोषा और जिसकी कटु शब्दों में निंदा और आलोचना की। भक्ति आंदोलन ने शताब्दियों से अधिक समय तक समूचे देश को आंदोलित किया। यदि वह आंदोलन सदा के लिए सामाजिक असमानताओं और जाति प्रथा से उत्पन्न अन्यायों को खत्म नहीं कर सका तो संभवतः इसका कारण ये था कि कारीगर व्यापारी जो इस आंदोलन के मुख्यतः आर्थिक आधार थे तब भी कमजोर और असंगठित थे। अगला पॉइंट हमारा आता है सिचुएशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में स्थिति। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही देश में विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा को देश के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए गए हैं। संविधान की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क
और अनिवार्य रूप से देश के सभी बच्चों को उपलब्ध कराने का प्रावधान भी किया गया है। इसके बाद देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भी सरकार के इसी प्रकार के इरादे को दोहराया गया। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1991 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना 1992 में भी देश के सभी 10 वर्ष तक के बच्चों को 21वीं शताब्दी में जाने से पूर्व शिक्षित किए जाने हेतु भरसक प्रयत्न करने की बात कही गई। बाद में वर्ष 1993 के उन्नीकृष्णन केस पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि शिक्षा का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक का मूल अधिकार है और इसलिए इसे मूल अधिकार में सम्मिलित किए जाने हेतु सरकार को निर्देश भी जारी किए गए। इस संबंध में वर्ष 1997 में 83वां संविधान संशोधन बिल भी राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार और इसकी समुचित व्यवस्था करना सरकार का मौलिक दायित्व निर्धारित किया गया। हमारे देश में 1951 में महिलाओं में साक्षरता की दर 8.86% थी, जो 2001 में बढ़कर 54.16% हो गई। ये संतोषजनक नहीं है। आज भी देश की 46% महिलाएं निरक्षर हैं, जिसका प्रभाव देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास पर पड़ता है। इस स्थिति को दूर करने के लिए ये परम आवश्यक है कि बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता पर सामाजिक बल दिया जाए। सरकार को ये स्वीकार करना चाहिए कि समस्त योजनाओं में शिक्षा योजना और शिक्षा योजना में स्त्री शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर खास कर अनुसूचित जाति की बालिकाओं को जहां घर के कामकाज के लिए स्कूल छोड़ा दिया जाता है, हमारे समाज के प्रौढ़ वर्ग में ये धारणा बहुत गहराई तक समाई हुई है। बालिकाओं का क्षेत्र घर की चार दीवारी के अंदर है, अतः उन्हें पढ़ने लिखने के स्थान पर घर के कामकाज करने चाहिए। ये धारणा बालिकाओं की शिक्षा में बहुत बड़ी बाधा दिखाई पड़ती है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के अनुसूचित जातियों की शिक्षा वास्तविक स्थिति व समस्याओं को जाना है। प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या इतनी कम थी कि बच्चों को अक्षर ज्ञान के लिए भी दूर जाना पड़ता था। जागरूकता न होने से सामान्य जनता को कोई विशेष रुचि नहीं थी। आज ये स्थिति बदल रही है। सन 1950-51 में नामांकन अनुपात 42.60% था। सन 1999 और 2000 में ये 94.90% हो गया। ये प्रगति अभूतपूर्व है। सन 1950-51 में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या 2.23 लाख थी और 1999-2000 में यही 8.39 लाख हो गई। सन 1950-51 में प्राथमिक शिक्षकों की संख्या 6.24 लाख थी। सन 1999-2000 में यही 32.17 लाख हो गई। अब लगभग सभी गांवों में 1 किलोमीटर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल है। ये प्रगति संतोषजनक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।